नहीं आ रहा है, मेरी तरफ से नहीं आ रहा है, उधर से बनाओ तो क्लेचन लगा। ये जो दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, परम आदरणीय प्रबंधक महोदय एवं सभा में समस्त गणमान्य व्यक्ति एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं नामिका सिंह आप सभी के साथ देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। आजादी का असली मतलब तो क्या है, कोई समझ सकता है। ऊपर करो थोड़ा सा। अरे ऊपर और हम हमने पूरा कहाँ आएगा, उधर से बनाओ तो आएगा। वैसे तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो बरसात बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान भारत के उदाहरणों से यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम रिक्वेस्ट कर रहे थे तो रंग ने बसंती चोला के आवाज में टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, क्यों वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62-65-71 में अपने सुहाग गवा देने वाली महिलाएं जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई नहीं, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई रोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाली हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र दिखा के लिए भेजा करती थी कि अब माँ ने खत लिखा है बड़े हिचाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इससे पूरा परिवार अपने देशभक्ति साबित कर रहा होता है, क्योंकि तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। परंतु आज देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, किंतु मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करे ना, तो वही सच्ची देशभक्ति, वही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रखना ही सच्ची देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही सच्ची देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने में मजबूर करती है, क्योंकि न वो मस्जिद को जानते हैं, न वो शिवालों को जानते हैं, न वो मस्जिद को जानते हैं, न वो शिवालों को जानते हैं जो पेट के भूखे होते हैं, ना वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने परिवार के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर उस देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना हो तो रह जगह पर, वरना ये कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है। मगर एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में लगे होते हैं। वो आज के दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने परिवार की आशाओं को बांधे रखने की, वो युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर से माध्यम से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। आज हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस के सुनाते हैं।
जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर मरने हुए को जीवन दान दीजिए। यही यही सच्चा राष्ट्रीय है, क्योंकि न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। ओके, उसके बाद कहा जाता है, बड़े आश्चर्य की बात है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम सिख ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षणिक बीमारी हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि जिस देश ने विश्व को तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी है, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता है। जहाँ हमारे पास एक और IITI या MNIT जैसे सरकारी शिक्षण संस्थान है, वही दूसरी ओर गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झंडा पकड़ा दिया जाता है। और ये शैक्षणिक बीमारी का जो कारण है ना, वो है कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनी है। पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। और इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हमारे समाज में नजर आती हैं, और इन सब बीमारियों की जो जड़ है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिर में जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही दिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी सुरक्षा की जाएगी। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पे हमने अंधविश्वास फैलाया है। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में सरकार नहीं, सड़क पर चलने वाला हर नागरिक हाथ उठाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक नहीं संभव होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सतीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, राजनीतिक रूप से गंदा, धार्मिक रूप से अंधा, शैक्षणिक मानव मूल्यों के आधार पर छिन्न छिन्न पैबंदमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पत्थरों से लगा करती है, पहाड़ से नहीं, क्योंकि ठोकर हमें पत्थरों से लगती है, पहाड़ से नहीं। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी इस देश के हमारी रक्षा के लिए तैनात सरहद उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करता है, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना भी करना असंभव सा लगता है। और एक मानवाधिकार के गले बंधे हमारे शहीदों के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी कि जब पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में हमारे 72 जवान शहीद, 76 जवान शहीद, तब हमारे पक्ष में आकर मानवाधिकार की दुहाई देने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन JNU विश्वविद्यालय में आतंकियों द्वारा भारत के टुकड़े होंगे, अब जन्म शर्मिंदा है जैसे देशद्रोही नारे लगाए जाने पर सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसकी दुहाई देने लगे। तभी तो उस देशद्रोही ने क्या कहा था, तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तभी और मुझे उस वक्त तक अपनी भारतीय सेना पर गर्व महसूस हुआ तब उसने कहा, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो पोत नहीं पलने देंगे जिस पोत से अफजल निकलेगा, वो पोत नहीं पलने देंगे जिस पोत से अफजल निकलेगा। और आज इस मंच पर मैं भारत की बेटी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम आप सब मिलकर प्रयास करेंगे। और मैं यही कहना चाहूंगी, हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, और पाकिस्तान ही क्यों सारा जहान जय हिंद कहेगा।
क्योंकि सारी जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। आई एम बीइंग अ स्टूडेंट, आई एम बीइंग अ सैंपल डॉटर ऑफ दिस मदरलैंड, फील प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद। अनामिका, आप पहले अनामिका के लिए जोरदार तालियां बजाइए सारे लोग। आज का कोई भी ऐसा विषय नहीं है वर्तमान में जिसको अनामिका ने अपने विचारों से छुआ ना हो, और अनामिका के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर के हमारे मंच पर उपस्थित श्री राजेश भैया जी अनामिका को कुछ उपहार देना चाहते हैं। आप जाए और राजेश भैया से उपहार दें। अच्छा, राजेश भैया खुद ही आ रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। बहुत खूबसूरत अनामिका।